स्टूडेंट को मालूम नहीं मैं क्या पढ़ूंगा, टीचर को मालूम नहीं मैं क्या पढ़ाऊंगी। जो आप एक सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन लेकर आते हैं वो एनटीए का बिजनेस बढ़ा रहा है। स्ट्रीट पे आंदोलन या सरकारों से सवाल पूछना एक पार्ट ऑफ सिटीजन का होना था। आगे के टीचर्स तो ये है। ये बहुत खतरनाक बात है। वहाँ गांव में जाके बोला जाता है तुम इंजीनियर बना लो, हमें 12 लाख दे दो, तुम दहेज 20 लाख ले लेना। आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। मैम, मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि एजुकेशन की हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए जो एक बेहतर स्टूडेंट बाहर जाए और एक बेहतर समाज क्रिएट हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कुणाल, स्पेशली उस समय में जब टीचर से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। हाँ, तो आप पूछ रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी बनाने का अगर मेरे हाथ में कुछ हो तो मैं क्या सजेस्ट करूँगी। देखिए, ऐसा है कि कोठारी कमीशन ने 1964 में कहा था 6% जीडीपी एजुकेशन में जाना चाहिए। ये हंसी की बात है कि एनईपी 2020 जब आ रहा है तो अब भी हम 6% की बात कर रहे हैं और रियलिटी ये है कि 3% पे हम होवर कर रहे हैं। अगर हम इस देश की जनता से ऑनेस्ट होना चाहते हैं, अगर हम सचमुच एजुकेशन से लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, ये मैं बता दूं कि एजुकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये स्ट्रेटिफिकेशन भी करता है और जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसको तोड़ भी सकता है। तो हमने देखा इसी देश में एकलव्य की बात हुई और फिर एक अम्बेडकर के होने से तमाम लोगों ने ये सोचा कि अब हमें पढ़ना चाहिए। और घरों में अगर आप कहानियाँ सुनेंगे तो लोन लेकर, ज़मीन गिरवी करके, ये सपना था कि आज हम कुछ बनना चाहते हैं और तमाम यूथ जो है शहरों की ओर, बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की ओर चला। आज जो सरकार कर रही है, अगर हम देखें तो स्ट्रेटिफिकेशन दोबारा बढ़ाने की बात कर रही है। तो सबसे पहले तो पॉलिसी में मैं ये समझती हूँ जहाँ 50% जनता 25 साल से कम उम्र की है, वहाँ पर हमें जब तक हम इनपुट साइड को नहीं देखेंगे, जब तक हम पब्लिक फंडेड को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, वी कैन नॉट ब्रिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन। अगर हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं, सरकार की आज की परिभाषा सोचें तो वो यही चाहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए पब्लिक और प्राइवेट में, यानी कि पब्लिक को भी प्राइवेट कर दिया जाए, कमर्शलाइज कर दिया जाए, वहाँ भी फीस उसी स्ट्रक्चर का हो जाए जैसे कि प्राइवेट में लोगों को देना पड़ता है। वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मैं नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट दैट इज़ गोइंग अगेंस्ट द कंट्री। अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है तो जब तक हम 10% जीडीपी का नहीं देंगे, जब तक हम अपनी R&D को नहीं बढ़ाएंगे, रिसर्च आउटपुट नहीं होगा, जब तक एजुकेशन में आप 10% नहीं देंगे, तब तक आप जो अपने एजुकेशन है उसको लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो सबसे पहले तो फंडिंग इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। द नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक, देश में जब कुछ भी नहीं था, और मैं क्यों कह रही हूँ पब्लिक फंडेड होना, वो भी देश में जब कुछ नहीं था से ही है। जब पार्टीशन हुआ उसके बाद लोगों के पास कुछ था भी नहीं, इस देश को आज़ादी मिली पर था नहीं। अगर पब्लिक फंडेड स्कूल कॉलेजेस नहीं होते तो इस तरीके से एजुकेशन नीचे तक पर्कुलेट नहीं करती, महिलाओं की एजुकेशन नहीं होती। और कोई सर्वे, कोई डाटा इस बात को नहीं कह रहा कि आज ये ज़रूरत ख़त्म हो गई है। इसीलिए पहले तो फंडिंग। द अदर बिल्डिंग ब्लॉक इज़ टीचर। इट इज़ वेरी फंडामेंटल। जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तभी एक ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने अपनी ग्रोथ को नहीं समझा, इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ को जोड़ा। वहाँ पर वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट है, किस तरीके के टीचर्स को हम अपॉइंट कर रहे हैं। अब जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वेस्ट बंगाल के टीचर्स को लेकर कि 25,000 लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये जो हैं अपॉइंटमेंट्स ठीक नहीं हैं। तो ये दिस इज़ वेरी टेलिंग, दिस इज़ टेलिंग एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इन अपॉइंटमेंट प्रोसेस अक्रॉस द कंट्री। In other central universities, how vice chancellors are being appointed, then how teachers are being appointed. मतलब this is like ruining what we had constructed. उसमें बंगाल वाले जजमेंट में भी हो सकता है एक बहुत छोटा नंबर ही हो जो फर्जी हो, लेकिन एक बड़ा नंबर है जो अफेक्ट होगा। नीट का एग्ज़ाम, एनटीए जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, हम समझ ही रहे कि हो क्या रहा है। सो द करप्शन हैज़ बिकम वेरी वेरी मच पार्ट
and corruption is coming like commerce around the education sector because governments understand कि लोगों के लिए उठने का रास्ता सिर्फ ये है, माँ बाप का और स्टूडेंट का कॉमन इच्छा ये है कि वो उसका ड्रीम है कि वो आगे बढ़े, और उसी ड्रीम के ऊपर वल्चर्स की तरह ये सारा जो कॉमर्स है, चाहे वो कोचिंग सेक्टर हो, माफिया हो या सरकारें हैं, एमपीज़ के अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे, एमपीज़ के अगर कोचिंग सेंटर होंगे, तो हम कभी ठीक जगह पे पहुंचेंगे नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है टीचर्स का अपॉइंटमेंट होना। टीचर्स का अपॉइंटमेंट होना ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में सिंगल पर्सन इज सर्विंग, द एंटायर कॉलेज इज खाली, गेस्ट टीचर्स पे रन कर रहा है, टीचर्स की तनख्वाहें 10-15 हज़ार हैं। विल यू बी एबल टू रिटेन टैलेंट? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम यहाँ पर नई पौध बनाते हैं, देश बनाते हैं, और ये किसी फैक्ट्री की तरह नहीं है कि हैंडसेट ख़राब हो गया उसको डंप कर दिया। हम नेक्स्ट पीढ़ी बना रहे हैं, उससे हम अपने नेशन को बना रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपॉइंटमेंट्स हो, बेहतर लोगों के अपॉइंटमेंट्स हो। स्कूलों में 10 लाख से ऊपर पोस्टें खाली हैं, आप पैरा टीचर्स क्रिएट कर दे रहे हैं, पर क्या पैरा टीचर्स का रोल ले सकते हैं? एक और बात है, यूथ को हो सकता है 12,000 15,000 एक समय में अच्छा लगे, वो पैरा टीचर बन गया क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, सरकारी स्कूल में कभी नौकरी नहीं लग रहा, लेकिन फिर वो उदास हो जाएगा, क्या वो डिलीवर कर पाएगा? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल से कहना चाहती हूँ कि 10 साल तक जब प्रमोशन नहीं हुए, तो जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई 2010 से लेकर 2020 तक, वहाँ पे प्रमोशन किन्हीं वजहों से वाइस चांसलर्स और सरकारों ने रोक रखे थे, उनकी नीतियों ने रोक रखे थे। जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई, दे यूटिलाइज्ड आवर पीपल हु वर डूइंग वेल एंड हु डिड नॉट इमेजिन देमसेल्व्स कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं वैसे ही रिटायर हो जाएं। They left Delhi University. So this is how you are killing the public funded universities. So we have to retain talent, चाहे वो स्कूल लेवल हो, चाहे हायर एजुकेशन लेवल हो, that is very important. दूसरी बात यह है, 2015 से ये सबसे बड़ा अटैक हुआ, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया, तो यूनिवर्सिटीज़ के हाथ से उसका सिलेबस बनाना ही निकल गया। आज जिस तरीके से जिन यूनिट्स को ऑटोनॉमस होना है और सिलेबस मेकिंग टीचर्स के हाथ में होना है, वो उसके हाथ से निकल चुका है। तो सरकारें बता रही हैं कि क्या पढ़ाया जाए। ये सरकार के अगर हाथ में होगा कि क्या पढ़ाया जाए, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो फ़ौरन ही मतलब एक तरीके से ब्रेक होना चाहिए, अदरवाइज वी आर रशिंग टुवर्ड्स मैम, जो अभी आपने कहा 2015 में एक चेंज आया, वो कौन सा चेंज था? चेंज ये है कि जब बीजेपी मोदी सरकार आया, एनडीए सरकार आया, तब उन्होंने रातों रात यूनिवर्सिटी से कहा कि जो भी आप पढ़ा रहे थे हटाइए, और अब ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर भी दे दिया और उसका पूरा सिलेबस भी दे दिया। ये पहली बार यूनिवर्सिटी में हुआ कि स्ट्रक्चर और सिलेबस दोनों ऊपर से डिक्टेट हो गया। ओके, उसका जो नेक्स्ट रिवीजन हुआ उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने कुछ कोशिश किया बचाने का। आज फिर हम उस लूप में हैं जब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बोल दिया गया, एनईपी जो 2020 है, ये बता दूं कि पार्लियामेंट को पूरा शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। और जब कोविड समय था, जब स्टूडेंट और टीचर जूझ रहा था कि हम कोविड में कैसे पढ़ाएं, जब लोग अपनी गाय बेच के मोबाइल खरीद रहा था अपने बच्चे के लिए, या एलएसआर कॉलेज के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो ये सोच ही नहीं पाई कि एजुकेशन लेने आई और ये क्या हो गया मेरे साथ, और मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तब सरकार बजाय एजुकेशन कैसे हो, कैसे टीचर्स पे मुहैया करवाई जाएं चीज़ें या स्टूडेंट के लिए क्या हो, वो छोड़कर एनईपी पास कर रही थी। और 29 जून को उसने एनईपी पास किया, शॉर्ट सर्किटिंग द एंटायर थिंग, और बोल दिया 4 साल पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटी के लिए। जो वो स्कूलों के लिए लाई वो तो इतना भयंकर है जिससे बिल्कुल हम यू टर्न पे खड़े हैं, जैसे कि स्कूल मर्जर होना, कंसोलिडेशन के नाम पे बोल रही है कि जो छोटे स्कूल हैं उनको हम क्लब कर देंगे। अब ये सरकार की नीति है कि 60 स्टूडेंट से कम अगर स्टूडेंट हैं एक स्कूल में तो एक ही टीचर होगा। अगर आप कंसोलिडेट कर देंगे, 5 गांव का एक स्कूल होगा, पहले तो ये कि क्या बच्ची को ले जाने लाने का किसी किसान के पास सामर्थ्य है कि वो बच्ची को, मैं तो बच्ची के हिसाब से ही कहूँगी, ओके,
क्योंकि अगर सरकार ज़रा भी बेटी बचाओ की ओर बोलना चाहती है तो मैं कहना चाहती हूँ कि वैसे भी किसी भी पॉलिसी का सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन पे क्या इम्पैक्ट है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक आप पॉलिसी को समझ नहीं सकते कि ग्राउंड पे वो क्या करने वाला है। तो बेटी की एजुकेशन कैसे होगी, और जिस गांव से वो गवर्नमेंट स्कूल निकल जाएगा वहाँ प्राइवेट बैठेगा। तो अभी जो रिसेंट आर्टिकल आया भी इसी सब के ऊपर के लगभग 90,000 स्कूल सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं और उनकी जगह 50,000 प्राइवेट स्कूलों ने लिए। अब ये एक गांव में खुला हुआ प्राइवेट स्कूल है, वो क्या मुहैया करवा रहा है अपने स्टूडेंट को, इसका सरकार को कोई लेना देना नहीं। तो ये जो यू टर्न्स पे हम खड़े हैं, ये बहुत खतरनाक यू टर्न्स हैं। तो वही NEP 2020 ने बोल दिया 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा टीचर, एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज़ को नहीं दिया गया है। तो बेसिकली लीडिंग टू कोलैप्स और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़। सो अब हमें ये बताया जा रहा है आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सारी पॉलिसीज़ को जैसे कि इम्प्लीमेंट कर रही है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स राय देते भी हैं, एकेडमिक कमेटी में बोलते भी हैं, तो उस सबको दरकिनार कर दिया जाता है। दिस इज़ बियॉन्ड द स्क्रूटिनाइजेशन ऑफ सिलेबस कि ये नहीं पढ़ा सकते, वो नहीं पढ़ा सकते। पर अभी वापस यही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पे आता है। इसको अगर आप थोड़ा एलैबोरेट करके समझाएं कि क्या है ये एग्जैक्टली और इससे पहले भी जो इसके पहले की सरकार थी उसने कुछ CSET हटाया था प्रोग्राम से, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें आई। सो ये ओवरनाइट एजुकेशन पॉलिसी जब चेंज होती है उसका इम्पैक्ट क्या होता है? एक तो जब ओवरनाइट पॉलिसी चेंज होती है, जैसे कि अभी भी इस सरकार की ओर से भी सीवेट आया, मार्च में कोविड से जूझता हुआ स्टूडेंट सोच रहा है कि उसके जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पे एडमिशन होगा, और रातों रात ये हो जाता है कि नहीं, एक ये मल्टीपल क्वेश्चन आंसर MCQs होंगे जिसके बेसिस पे एंट्री होगा। तो द स्टूडेंट इज़ कॉट अनअवेयर। इसमें फ़ायदा किस सेक्शन का हो सकता है? जो कोचिंग कर सकता है। तो वही हुआ भी है सीवेट के थ्रू। तो अगर पॉलिसी ओवरनाइट टर्न होती है, ना इंस्टीट्यूशंस कोप अप कर पाते हैं, ना स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स भी कोप अप कर पाते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप ऊपर से तो टॉप डाउन बटन दबा के कर सकते हैं, बेल बजा के कर सकते हैं, लेकिन नीचे तक जब तक पॉलिसी समझ आती है उसको टाइम लगता है, उसको पर्कुलेट नीचे तक समझ आने में कि ये क्या हो रहा है, या उसके हिसाब से अपने को चेंज करने में टाइम लगता है। और ये जो आपने कहा कि पहले भी कुछ चीज़ें हो रही थी, बिल्कुल सही बात है। 2005 में WTO में हमने एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को स्पेशली सर्विस सेक्टर में दे दिया। तब से ये हो रहा है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बाहर के ओपन कर देना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर को, विदाउट लुकिंग एट कि हमारे अपनी ज़रूरतें क्या हैं और ये एजुकेशन सेक्टर पहले अपने लोगों को कैटर कर रही है कि नहीं। तो वो हमला लगातार 2010 से हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ पे बढ़ता चला गया, और NEP एक ऐसा दस्तावेज़, मतलब एक ऐसा तरीका आया जिसने फंडिंग से लेकर पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होगा, टीचर का क्या रोल होगा, सारे को, और सिलेबस राइटिंग को ओवरनाइट एक तरीके से चेंज कर दिया, नए ट्रैक पे डाल दिया। सरकार ने नए सिलेबस के ही तौर पे रीराइटिंग ऑफ ऑल द बुक्स एंड रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री हैज स्टार्टेड। तो एक तरीके से उसको यूज़ किया है स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसा सिटीज़न बनाया जाएगा, ये डिसाइड करने के लिए। हाँ, पर इसके लिए अगर आप देखें कि पेरेंट्स तो अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में जाइए ही मत, पॉलिटिक्स करिए ही मत, तो ये तो पॉलिटिक्स उनके सिलेबस से लेके एडमिशन से लेके आगे लाइफ तक पॉलिटिक्स ही डिसाइड कर रही है। इनफैक्ट कुणाल, ये चाय का कप कितना महंगा ना, ये भी पॉलिटिक्स तय कर रही है। पर ये बात सही आपने कहा, और जितना साइंस का स्टूडेंट है उसका पेरेंट उसके लिए उतना ही वरिड है। यानी कि वो साइंस स्टूडेंट तो है, स्कूल से आए, एक बैकपैक उतारे, फिर कोचिंग वाला बैकपैक लेकर आगे चल दे। और आप देखोगे कि ये जब हम फीस बढ़ाते हैं या हम एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बढ़ाते हैं और माँ बाप इसको लागत की तरह देखने लगते हैं, तब ये विकार और ज़्यादा बढ़ जाता है। अदरवाइज़ जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब एक स्ट्रीट पे आंदोलन या सरकारों से सवाल पूछना एक पार्ट ऑफ सिटीज़न का होना था। तो हमारे माँ बाप को अगर हम देखते हैं तो वो ये समझते थे कि सरकारों के ऊपर सवाल उठाना चाहिए, और आम जनता भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी। नाउ व्हेन एवरीबडी हैज़ बीन केप्ट बिजी, बट ऑल्सो
स्टूडेंट की चुप्पी बंद कर मतलब उसको बंद करने के लिए और पेरेंट्स को वो करने के लिए अगर आप ये बोझा ही बढ़ा दें, एजुकेशन पे खर्चा बढ़ा दें, और इसलिए आप देखोगे कि जितना टेक्निकल कोर्स है वहाँ का स्टूडेंट और वहाँ का माँ बाप उतना ही खामोश है। हाँ, लेकिन माँ बाप भी एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, स्टूडेंट भी एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में क्या हो रहा है, और ये सीधा सीधा स्टूडेंट के एजुकेशन से भी रिलेटेड नहीं है, पर वो लंग्स के लिए, जो सिटी के लंग्स हैं, वो जो 400 एकड़ ज़मीन पे जंगल हैं, उसके लिए आवाज़ उठा रहा है, और उसके साथ उसका टीचर और फॉर्मर स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बात सही है कि पेरेंट्स नहीं चाहते, बट ये रुक जाएगा ये भी नहीं है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट यूथ इज़। बट जैसे काफ़ी लोगों का कहना है कि स्कूल एजुकेशन से लेके जैसे ये तो कंसोलिडेट कर रहा है, पर इसके पहले भी जो हमारा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम था वो तो क्रम्बल हो ही रहा था। हाँ, तो उसको ज़ीरो नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम इज़ दैट वो जो क्रम्बलिंग है, वही मैंने कहा कि आज जब 50% जनता 25 साल से कम उम्र की है, ये वर्ड कंसोलिडेशन है, लेकिन ये उतना ही कंसोलिडेशन है जैसे विकसित भारत है। ओके, आप क्या कर रहे हो, आप और स्कूल को रिमूव कर दे रहे हो। और जब मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि जैसे हमारा अभी NEP के तहत कोर्स वर्क आया है, उसको भी मैं जो देखती हूँ कि मीनिंगलेस होता चला जा रहा है सिलेबस। ओके, ये इस प्रति गवर्नमेंट के विचारधारा से अलाइन भी करता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन स्ट्रेटिफिकेशन को भी ले जाएगा। ये बहुत डिस्कम्फर्ट की बात है कि महिलाएं या दलित या आदिवासी OBC ऊपर तक के माले में पहुंच जाएं। ये बहुत ठीक चीज़ नहीं हो रही। तो हम एक यू टर्न पे खड़े हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे भाई जोधपुर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग जगह जाकर पढ़ाते भी हैं और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। नाउ ही इज सेइंग दैट वहाँ पे कई स्टूडेंट्स ने अभी अभी सवाल पूछना शुरू किया कि सर पढ़ने की ज़रूरत क्या है, नौकरी तो है नहीं। तो कहाँ अंबेडकर का या किसी महिला टीचर से आप मिले, उसका एग्जाम्पल लेकर, या कोई कज़न था जो पढ़ लिया और IAS बन गया, ऑफिसर बन गया, या कोई लेक्चरर बन गई, उसका एग्जाम्पल लेकर लोग पढ़ रहे थे, और कहाँ ये टाइड जो है वापस चल दिया है कि पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं। तो ये तो बहुत एक ख़तरनाक यू टर्न हो गया। ये बात सही है कि सरकारों का काम कई बारी लगातार होता है, और ये अनफॉर्चुनेट ही है कि लगातार गवर्नमेंट्स का पब्लिक स्पेंडिंग या पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन के प्रति जो सीरियसनेस होना चाहिए टू फॉर दिस डेमोक्रेसी टू बी फॉर एवरीवन, उसका जो कमिटमेंट ढीला हुआ और लॉबीज तेज़ हुई, वो तो एक लगातार है। लेकिन जो अभी हो रहा है, आई थिंक वो अनपैरेलल्ड इसलिए भी है क्योंकि पहले कम से कम प्रोसेस था, और मुझे याद है कि एज यूनियन लीडर्स वी मेट राज्यसभा स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स, वी रिप्रेजेंटेड अगेंस्ट कि हमें ये फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल नहीं चाहिए, हमें ये वाला बिल नहीं चाहिए, और 6 बिल 2013 में लोगों के दबाव में रुके भी। आज के दिन में पार्लियामेंट ही साइडलाइंड है, और हमारे पास ये ऑप्शंस कम हो गए हैं कि हम इंटरवेंशन सीख कर पाएँ या स्ट्रीट पे उतर के भी इंटरवेंशंस फ़ौरन मिले। तो वो जो एक चीज़ है कि आप वाइस चांसलर्स को कह रहे हैं ये ठीक नहीं होगा, वो सुन नहीं रहे, सरकार को कह रहे हैं, आप लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, सरकार का जब भी कोई दस्तावेज़ आता है हम लगातार उस पे फीडबैक देते हैं, बट दैट फीडबैक राइट नाउ इज़ गोइंग इन द डस्टबिन। सो दैट चेंज हैज़ हैपेंड, दैट चेंज हैज़ हैपेंड। फेडरल करेक्टर जो एजुकेशन का होना चाहिए, उसके ऊपर कितना बड़ा अटैक इस समय चल रहा है, या पूरा ही देश में सेंट्रलाइजेशन का जो हो रहा है, वो एक नई चीज़ है। डायलॉग ना होना वो एक नई चीज़ है। सो अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ही हम देखें तो इसमें अगर हम थोड़े स्पेसिफिक्स में जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा एक स्टूडेंट पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके खिलाफ तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट भी बोली, ये जो सीवेट है, जो आप एक सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन लेकर आते हैं, वो NTA का बिजनेस बढ़ा रहा है, वो कोचिंग सेंटर्स का बिजनेस बढ़ा रहा है। वो क्या ऐसे स्टूडेंट को चुन पा रहा है जिसको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए? वो ऐसी बात नहीं है। इस बात को ये भी समझ लें कि 28 लाख या 24 लाख बच्चे नीट के एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे, उसमें सिर्फ 1 लाख बच्चा चुना जाएगा, और उस 1 लाख के लिए भी सिर्फ 50,000 सीटें सरकारी हैं, बाकी सब प्राइवेट है। आज के दिन में अगर आप पता करेंगे 2 करोड़ रुपया लग रहा है लोगों का डॉक्टर बनने में। वो कैसा डॉक्टर होगा, वो आगे क्या करेगा, वो समझने की बात है।
तो ये जो सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन है जो बच्चे का करंट इरोड कर दे रहा है, स्यूएट के लिए भी हमने बोला था कि इसका मतलब 11वीं 12वीं में जो स्टूडेंट का कंटिन्यूअस वर्क है वो अंडरमाइन हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ने बोला, एजुकेटर्स ने बोला कि इसका मतलब जो रोज़ बच्चा काम करता है वो ज़रूरी नहीं, वो 40 एमसीक्यू हो जाए वो काफ़ी है। और उसमें कॉमर्स साइड अगर देखें, सिर्फ साइंस स्टूडेंट था जो कोटा जैसे शहरों में बैठकर नीट और इंजीनियरिंग दे रहा था, बाकी 2/3 जनता जो ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस करती थी वो अपने क्लास 12 के परफॉर्मेंस पे आगे बढ़ती थी। अभी स्यूएट ने क्या किया, उसको भी अपने एम्बिट में कोचिंग में लेकर आए। तो बेसिकली स्यूएट ने कोचिंग का वो बढ़ाया। उससे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो 70,000 स्टूडेंट को एडमिशन देती है और वो अपनी यूजी प्रोग्राम्स के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी मानी जाती है, जानी जाती है। वहाँ पे स्टैगर्ड वर्कलोड हो गया क्योंकि जब तक एनटीए रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगा तब तक हम क्लास नहीं शुरू कर सकते। अब इसका मतलब यह है, पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी अपना एकेडमिक कैलेंडर खुद लाती थी। आज यूनिवर्सिटी को मालूम नहीं कि वो कैसे एकेडमिक कैलेंडर को अनाउंस करे। तो सेकेंड थर्ड ईयर का अलग कैलेंडर चल रहा है, फर्स्ट ईयर का अलग चल रहा है। यूनिवर्सिटी का जो क्लासरूम है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 24 घंटे सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए नहीं बना। पहले वही इंफ्रास्ट्रक्चर टीचिंग में यूज़ होगा, फिर वही इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जामिनेशन में कन्वर्ट होगा और इस तरीके से जब हम पैरेलल प्रोसेस करते हैं, सेम टीचर को आप कह दे रहे हो क्लास ले लो, सेम टीचर कह रहा है कि इन्विजिलेशन कर लो, उसी टीचर को कह रहे हो आप पेपर चेकिंग भी कर दो, तो ये क्लोनिंग तो हो नहीं सकती। तो और जब आप ऐसा कर रहे हो तो यू आर डाउनग्रेडिंग द वैल्यू ऑफ ईच वर्क कि टीचिंग के लिए उसको टाइम चाहिए, उसको पढ़ना है, एग्जामिनेशन में भी इवैल्यूएशन में उसको समझ के करना चाहिए। कम से कम इंस्टीट्यूशन को तो यही बोलना चाहिए ताकि टीचर्स अगर करनी भी काटे तो स्ट्रेट आए। दूसरी बात ये हो रही है कि जो सिलेबस रिवीजन हो रहा है, जैसे कि हमारा खुद एक्ट कहता है कि एडमिशन इज़ टू अ कोर्स वर्क, यानी कि स्टूडेंट को पहले से पता होना चाहिए इवैल्यूएशन स्कीम क्या होगी, सारा कोर्स वर्क क्या होगा। अब जब आप एनईपी में चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो जब तक स्कूल एजुकेशन से मिलता हुआ अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं बना देते ट्रैक, आप क्यों लागू कर रहे हैं? क्या जल्दी है? एक सिस्टम इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। तो अभी क्या कर रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएशन का एक सेमेस्टर का कोर्स लाकर आगे बढ़ा रहे हैं 2022 वाले स्टूडेंट को। तो अभी 4th ईयर शुरू होना है जुलाई में, पहली बार स्टूडेंट को मालूम नहीं मैं क्या पढ़ूंगा, टीचर को मालूम नहीं मैं क्या पढ़ाऊंगी, ये मालूम नहीं कि मैं 2 साल का एमए कर लूँ या 1 ईयर का एमए करूँ और 4 ईयर ये करूँ और 1 ईयर का एमए करूँ, क्योंकि एमए के भी सिलेबस सामने नहीं है। तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो क्लासरूम्स बने हैं, जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो फिर भी बाकी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिनकी इतनी फंडिंग थी नहीं थी, सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वर मेड फॉर 3 ईयर। आप जब चौथा साल ला रहे हो तो वो उस भाग में कोलैप्स होने वाले हैं, क्योंकि अगर सचमुच स्टूडेंट रुक जाता है 4th ईयर के लिए तो उसको कैसे डिलीवर करेंगे, और वो भी रिसर्च ओरिएंटेड। बोल रहे हैं बुक चैप्टर लिखवा दो स्टूडेंट से, पेटेंट करवा दो, नहीं तो रिसर्च पब्लिकेशन लेकर आओ। स्टूडेंट का जो मेजर पे टाइम खर्च होता था सिलेबस ने उसको ख़त्म कर दिया। जिस तरीके के कोर्स वर्क हैं उसने इतना डाइल्यूट कर दिया कि स्टूडेंट मास बंक ज़्यादा कर रहा है, क्लास में कम आ रहा है, बोल रहा है हमें अटेंडेंस मत मांगो, हम ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स एक्चुअली डिग्री को ख़त्म ही कर दिए। एंड यूनिवर्सिटी इज़ क्वाइट क्लोज टू डिग्री वेंडिंग मशीन। सीबीएसई से लेकर अभी तक एक चीज़ वार्निंग है, मैं अपील करना चाहती हूँ, आपके प्रोग्राम बहुत सारे साथी देखेंगे, जो मार्क्स है ना दैट इज़ एन ओपीएम फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। वॉशरूम ठीक नहीं, बेंच ठीक नहीं, टीचर नहीं मिला स्कूल में, पर नंबर आ गए, तब सब शांत हो गया। लेकिन उस डिग्री को वैल्यू नहीं करेगा मार्केट, ये आप समझ लें। इसलिए आपके पास इंजीनियर्स हैं, आपके पास ग्रेजुएट हैं, पीएचडीज हैं, बट जिनको फाइनली पीएन का ही जॉब लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी डिग्री को वो वैल्यू नहीं कर रहा है मार्केट। तो मार्केट तभी वैल्यू करेगा इफ़ देयर इज़ अ हार्ड वर्क इन योर डिग्री। फ्रॉम द फॉर्मूला फॉर मार्किंग विच हैज़ बीन अडॉप्टेड टू द कोर्स वर्क, it is a huge dilution with respect to whatever we were even teaching till the last academic structure. तो उसके खिलाफ हम लोग बोल भी रहे हैं। जैसे मैंने बोला स्किल एनहेंसमेंट कोर्स मैं पढ़ा रही हूँ, प्रोग्रामिंग विद पाइथन, दिस इज़ फॉर फर्स्ट ईयर एंड नाउ इन मतलब तो फर्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ा है, सेकेंड सेमेस्टर। एक संस्कृत का बच्चा है,
वहीं पे एक हिंदी का स्टूडेंट है जिसने मैथ्स भी नहीं पढ़ा, वहीं पर एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है और एक फिजिक्स का स्टूडेंट है जिसको मैथ्स पढ़ा है। उसके लिए ये डाइल्यूटेड कोर्स है, वो नहीं पढ़ना चाहता, इसको समझ नहीं आ रहा, ये पढ़ना नहीं चाहता। मैं पूछती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए? बोले और ऑप्शन नहीं मिला, एंड हो गया था, यहीं पे आ गए, मार्क्स चाहिए बस। वैल्यू एडिशन कोर्स में नाम है, अभी 4 कोर्सेज पास हुए, नाम इस तरीके का है, लीडरशिप प्रमोशन बाय गीता या गीता फॉर सस्टेनेबिलिटी, पर कभी ऐसा यूनिवर्सिटी ने नहीं किया कि नाम में ही कंक्लूजन कर दिए। हाँ और एक टेक्स्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर आपको यही देखना है कि हम एक प्लूरल कंट्री हैं, अगर आपको ये देखना है कि हमारे अलग अलग मान्यताओं में, बिलीव्स में, या हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या लिखा है, उसमें कैसे सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, या लीडरशिप एक्सीलेंस इन थ्रू गीता ही क्यों पढ़ें, हम बाकी जगह भी देखें। और एनालिसिस करने के बाद एक्चुअली ओपन एंडेड होता है, जहाँ स्टूडेंट कंक्लूड करके जाता है। टू हैव अ नेम ऑफ अ कोर्स विच कंक्लूड्स, तो ये तो चमचे जैसी बात हो गई। तो आपने तो कोर्स का नाम ऐसे रख दिया, सर आप बहुत अच्छे हैं। अगर कोई ऐसा नॉवल हो ना, सर आप बहुत अच्छे हैं, तो मेरा मन होगा कि सरकास्टिक ही होगा। यहाँ तो सीधा सीधा कंक्लूड कर दे रहा है कि सर अच्छे ही हैं। तो ये इश्यूज हैं। जो ये कोर्स ये लेके आए हैं, अब जो टीचर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाने, और जो लोग अभी ये कोर्सेज पढ़ रहे हैं ये नए सिस्टम के अंदर, आगे के टीचर्स तो ये है, ये बहुत खतरनाक बात है। और ये आगे के टीचर्स बन पाएंगे जिस तरीके का अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे पब्लिक फंडेड में, या जिस तरीके के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से अभी जैसे आपने सुना होगा यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन आया जिसका सब स्टेट गवर्नमेंट्स विरोध कर रही हैं जहाँ बीजेपी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाइस चांसलर्स पे ही कब्जा करना चाहते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनके हक में है, जबकि अभी तक सर्च कमेटी वॉज इंडिपेंडेंट, बट येट सबको मालूम है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होना है, अभी सब स्टेट पे भी काबू करना है। ये कैप्चरिंग चल रहा है। जो जब वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स ऑनेस्ट नहीं है, डू यू थिंक नीचे तक चपरासी तक के अपॉइंटमेंट किस तरीके से कोशिश रहती होगी? हाँ, जब भी आप कोई प्रोसेस करेंगे एक रैंडमनेस डिसऑर्डर की वजह से, या लोग अगर वॉचफुल हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें ठीक हो रही हों, पर आपकी कोशिश क्या है, आप क्यों कैप्चर करना चाहते हैं? तो बात यह है कि ये स्टूडेंट कैसा स्टूडेंट बनेगा, कैसा सिटीज़न बनेगा। अगर स्कूल में मुगल्स का नहीं पढ़ाया जाएगा, एक गंगा यमुना तहज़ीब पे फोकस नहीं होगा, हर रोज़ बच्चा अखबार में पढ़ेगा कि आज फेस्टिवल है, फेस्टिवल मनाने का तरीका यही है कि एक दूसरे को मारना है या दूसरे को जाकर तंग करना है, तब आप कैसा सिटीज़न बना रहे हैं, ये सोच के तो एक डर की बात है ही। अगर आप मुग़ल पीरियड को नहीं पढ़ाएंगे तो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट पढ़ेगा, तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कोई स्टूडेंट जो फिर भी सिस्टम एक बेहतर स्टूडेंट प्रोड्यूस कर दे, क्योंकि देयर आर स्टूडेंट्स हु डू वेरी वेल, या हो सकता है कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ के वापस आ सकता है क्या, जो वो बाहर भी मुल्कों में सीखेगा। देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू गो अब्रॉड, एक नए सिस्टम को देखकर आते थे, सारे नहीं, पर जिनके पास एक स्पेस या मनी या जो भी कह लें, बट दे केम बैक, दे वांटेड टू सर्व द कंट्री। इज देयर अ पॉसिबिलिटी उस बंदे का अपॉइंटमेंट होगा क्या? तो ये भी खतरनाक बात है कि जो पढ़ भी लेगा उसका क्या होगा। तो ये दोनों ही। और एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि कई साथियों को, जैसे आपने भी कहा कुणाल, कि पब्लिक फंडेड तो पहले ही चरमरा रहा था, अभी रोना क्या। जो चीज़ शायद हमारे माँ बाप और स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे, कि अब जो हो रहा है वो ये कि ग्रांट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय हिफा लोन। 600-500 करोड़ जब लास्ट गूगल किया था, JNU ले चुका, हम 2000 करोड़ ले चुके, अलग अलग कॉलेज अलग अलग ले रहा है, यूनिवर्सिटी ने 2000 करोड़ ले लिए हैं। वाइस चांसलर्स वांट टू प्रूव दैट वी आर वर्किंग एज पर द ऑर्डर्स, सो हम ले रहे हैं। वो रुपया आज के दिन में कैसे साइफन होगा, कैसे यूज़ होगा, मिसयूज़ होगा, वो तो अलग बात है, पर इसको जब पे बैक करना है तो इट इज़ थ्रू द स्टूडेंट फ़ी। बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट, उसका फीस ही तो था जो 15,000 या 20,000 था, उसके अलावा वो दिल्ली जैसे महंगे शहर में भी रहता था। तो आज जब स्टूडेंट का फ़ी लाख में होगा तो उसका किराया भी लाख में होगा, मिलेगा उसको एक बेड ही उसमें, पर उसका किराया भी लाखों में जाएगा। तो जो पूरा का पूरा एजुकेशन है वो जब महंगा होगा तो उसका एक हम पे
एक तरीके से बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। अगर पब्लिक में इतना बढ़ गया तो प्राइवेट आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये नहीं है कि प्राइवेट फिर 12 लाख पे ही रहेगा। वो कहेगा ये तो तू दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जब 7 लाख दे रहा है तो तू यहाँ पे 20 लाख देगा। वो गैप बना रहेगा, बढ़ता ही चला जाएगा। एंड देन जो मैंने आपको कहा कि अगर गांव तक ये खबर पहुंच गया, कोई स्टार्टअप कर लेंगे। कितना लोग पकौड़ा बनाएगा भाई? इस देश में कितना लोग पकौड़ा खाएगा और कितना लोग पकौड़ा बनाएगा? क्या स्टार्टअप होगा? लेकिन वो उदास है पहले से ही, उसने वो ड्रीम ही छोड़ दिया कि हम कहीं चले। पहले तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चारों ओर देश से लोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं माँ बाप को ही सेक्रीफाइस कर रहा है तो स्टूडेंट पढ़ पा रहा है, उसका वार्ड पढ़ पा रहा है या कोचिंग के लिए बैठ रहा है। कई लोगों ने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना शुरू कर दिया, लेकिन कोचिंग करवा रहा है नेक्स्ट लेवल जॉब्स के लिए, चाहे IAS हो, चाहे बैंक जॉब्स हों या कोई भी और जॉब हो, उसके लिए वो कोचिंग करवा रहा है। तो ये जो सारा कुछ कॉमर्स बैठ रहा है, उसे एक और विकार आएगा। IAS से शादी करनी है तो इतने लाख दहेज। हाँ, जो IAS के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए कम दहेज लगेगा। मैं अपने दोस्त से पूछ रही थी कि इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हरियाणा, दिल्ली के बाहर निकलो, हो क्या रहा है? इतने इंजीनियर्स ना चाहिए ना। तो बोल रहा है कि अब ये रियलिटी कितना है ये पर मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी हरियाणा गई तो नॉन अटेंडिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस मैंने देखे, लिखा हुआ है नॉन अटेंडिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बट इंजीनियर्स दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली दे नो। बट बोल रहा है वहाँ गांव में जाके बोला जाता है तुम इंजीनियर बना लो, हमें 12 लाख दे दो, तुम दहेज 20 लाख ले लेना। तो मतलब एजुकेशन इज बीइंग नेगोशिएटेड फॉर अ पब्लिक क्राइम लाइक। एज ए टीचर एक्टिविस्ट आई वेंट टू मौलाना आज़ाद, डॉक्टर से भी बात करते हैं, इलेक्शंस में उनसे भी वोट लेते हैं। बोल रहा है कि एक मरीज़ था जो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि सर मैंने दोनों अपने घुटने बदलवा दिए पर मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो बोला ला सारा रिपोर्ट्स लेकर आ पहले की बात के। बोल रहा स्पाइन में प्रॉब्लम है और घुटने रिप्लेस हो रहे हैं। पर जब 2 करोड़ में डॉक्टर बनेगा और जब MBAs जब उसको 8 करोड़ मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स चलाएंगे, जब आपका ग्राफ बनाना है कि इतने ऑपरेशंस होने ही हैं, सो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमें टच नहीं करेगी। इट विल टच इन अ वेरी बिग मैनर, वेदर इट इज़ अबाउट व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वी विल क्रिएट। पर जिन चीज़ों में हम आगे बढ़े थे, दहेज के मामले में, बाकी सब मामलों में, वहाँ पे भी हम एक सेटबैक होगा हमें। बट जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स अगर 2 करोड़ खर्चा करेंगे तो उनको वो कवर करना पड़ेगा, फिर टारगेट सेट होंगे। पहले तो दहेज ही टारगेट सेट होगा। जब माँ बाप ने बच्चे को इन्वेस्टमेंट मान लिया, एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट मान। हाँ, और इन्वेस्ट किया ना डॉक्टर बनाने में, तभी वो उसका निकालेगा तेल। तो ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो है, that will hit us back. So there is no replacement of public funded education and there is no replacement of physical mode education. ये भी मैं बोल दूं कि एक दबाव है कि, और ये NEP के तहत है, हाइब्रिड मोड कर लो, कुछ ऑनलाइन करवा दो। बात यह है कि जो हमारा एक्सपीरियंस था कोविड के समय ऑनलाइन टीचिंग का, सारे स्टूडेंट्स के पास उसी तरीके का बैंडविड्थ नहीं है पढ़ने के लिए, तो कौन लोग हैं जो बाहर छूट रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। पर एक और बात यह है कि जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे टीचर्स, मैं कहना चाहूँगी कि एक कोशिश होती है एक इक्वल प्लेटफॉर्म जनरेट होने की, एक कोशिश होती है कि टीचर भी जो है ना थिएटर करता है, वो भी परफॉर्मर है और वो लोगों की आंखों से देखता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आया कि नहीं। स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसके वजह से वो क्वेश्चंस नहीं पूछते, मतलब ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, कुछ ही बोलते हैं। लेकिन टीचर उसको भी रिस्पॉन्ड करता है जो नहीं पूछ रहा, उसके चेहरे से बात कर। पर जब हमने ऑनलाइन लिया तो वो सब स्टूडेंट इनविजिबलाइज हो गया। तब मैं उसी 2 बच्चे को पढ़ा रही थी जो क्लास में बोलता। और एक और बात है, ऐसा मान लेना गलत होगा कि सबकी फैमिलीज़ में सब ठीक है। स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, देयर कैन बी टॉक्सिक एनवायरनमेंट। एक और बात है, लर्निंग इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, अनलर्निंग एंड लर्निंग। हम किन्हीं मान्यताओं के साथ आते हैं, फिर सवाल पूछना शुरू करते हैं, अपनी मान्यताओं पे भी सवाल पूछते हैं। एजुकेशन का तो वही पर्पस है। नौकरी मिलेगा वो एक इंडिविजुअल के लिए पर्पस होना चाहिए। अगर आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशन को कैसे प्लेस किया, तो वो उसको पब्लिक गुड बोलती है।
और बोलती है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है तो एजुकेशन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो हाशिए पे खड़े लोग हैं जब तक उनको मेन स्ट्रीम से नहीं जोड़ा जाएगा तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं होगा। इसलिए उसने उसको पब्लिक गुड में डाला। और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डॉक्यूमेंट मानती हूँ। उसका प्रियम्बल अपने आप में जो इक्वालिटी की बात करता है, वो इस चीज़ को जानता है कि इक्वालिटी की कोशिश किए बगैर, जस्टिस के बगैर पीस भी मुमकिन नहीं। वो तब इक्वालिटी की बात कर रहा था जब हम बहुत अनइक्वल सोसाइटी थे। और अब मुझे डर ये है कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस पे अटैक है, वी आर टेकिंग यू टर्न्स इन मैनी वेज। कि लाइक आगे क्या सोचे बिगर हम वैसे पीछे जा रहे हैं। पर ये जो कोचिंग का एक जो है अब तो बहुत बड़ा है, पर ये टाइम मतलब एक टाइम पे बहुत छोटा होगा, उसकी अलग रीजंस होंगे, उसको आपने इवॉल्व होते हुए देखा है ये पूरे कोचिंग के मॉन्स्टर को। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? जैसे जैसे जो सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन पे फोकस बढ़ता रहा, इसलिए सबसे पहले कोचिंग शुरू हुआ आईआईटीज और मेडिसिन के लिए। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट्स नहीं, देखिए ऐसा है ना कि लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए हो रहा है, जैसे सबका साथ, हाँ, सबका लोगों का स्लोगन काफ़ी है, तो आपको लग रहा है हमारे लिए हो रहा है। पर आपने क्या कहा कि मेडिसिन के लिए भी अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होकर एक सिंगल एग्ज़ाम देंगे। एक्चुअली सिंगल विंडो इज़ अ वेरी बैड आइडिया दैट एक्चुअली इंक्रीजेस प्रेशर ऑन द स्टूडेंट। और जितना स्टेक अप है उतना ही कोचिंग अप है। आईआईटीज़ ने जैसे सोचा कि हम उन सब स्टूडेंट को हटाना चाहते हैं जो कोचिंग करके आ रहा है, हम डिफ़िकल्ट पेपर सेट करेंगे। अगर हमने डिफ़िकल्ट पेपर सेट किया तो वो सिर्फ कोचिंग से ही होगा। तो धीरे धीरे ये लोग समझ रहे हैं कि कॉमर्स लाइज इन दिस। एक्चुअल में देश में एक अनार 100 बीमार चल रहा है। आपका अगर 1 लाख सीट है और सरकार में सिर्फ 50 लाख सीट है मेडिसिन का, नो कोचिंग कैन हेल्प। Out of 24 lakhs, only 50,000 will get in. The focus of people has to be an increase in those numbers. बट तो भी जैसे आप बोल रहे थे कि अगर एक सेंट्रल एग्जाम होगा, सो ये स्टूडेंट एक समझो 1 लाख के कंपटीशन से बढ़ के अभी 25 लाख लोग अपियर कर रहे हैं उसके कंपटीशन में आ रहा है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव जो मैंने बताया, और इसी पे मैं बोलूँ कि मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट है दैट नीट जैसे एग्ज़ाम्स ने ये जो एडमिशन है ये अर्बन रिच की पॉकेट में डाल दिया है। गरीब घर से कोई एस्पायर भी नहीं कर सकता कि हम पे करेंगे। स्यूएट के आने से भी, जैसे कि मैं सीकर गई, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लोग पता करना चाहते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है, कैसा है। जब एक बच्ची के मार्क्स आ जाते थे तब फ़ोन लगते थे रिश्तेदारों को, फिर माँ बाप सोचते थे दिल्ली भेजना है। अभी जब पता है कि स्यूएट है, सिर्फ कोचिंग वाला आएगा, अगर ये पर्कुलेट हो गया तो वो पहले से ही गिव अप कर देगा कि स्टेट यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। अभी कोई ज़रूरत नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या ऐसे किसी यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखना। तो ये जो एक सिंगल करते जा रहे हैं कि एक एग्ज़ाम पूरी लाइफ को कंट्रोल करेगा, इसने कोचिंग को बहुत बड़ा फिलिप दिया है। और इसका ऑल्टरनेटिव यही है, एक तो ये कि आपकी सीटें बढ़ी, ओके, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैज़ टू गो अप। दिल्ली यूनिवर्सिटी ही क्यों आना है? इसका एक सिग्नल है कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो बाकी जगह परफॉर्म कर रही हैं या जो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चौपट हो रही हैं, और उसका सीधा सीधा लेना फंडिंग से है। जो मैंने कहा, बगैर फंडिंग बढ़ाए, अब स्कूल वाला एजुकेशन वाला भी, स्कूल के एजुकेशन का हेल्थ आप अगर सुधारना चाहते हैं तो स्कूल ना बना के तो नहीं सुधारा जा सकता। इस कोचिंग का भी यही उपाय है। और दूसरी बात यह है कि जैसे स्यूएट के लिए हमने एक फॉर्मूला दिया था, आप बोल रहे हैं कि कुछ बोर्ड्स जो हैं मार्क्स को हाइक करते हैं, इसलिए हमें स्यूएट से लेना है, एक एग्ज़ाम से लेना है। हम बोल रहे हैं आप मार्क्स को नॉर्मलाइज कर दो। बोर्ड एग्ज़ाम्स भी इसलिए एक दूसरे से कंपटीशन में आ गए कि किसका स्टूडेंट आगे बढ़ेगा विदाउट प्रोवाइडिंग। और जैसे मैंने कहा कि मार्क्स एक आसान तरीका बन गया स्टूडेंट को खरीदने का, ऑल इज़ वेल बताने का कि नंबर आ गए, मिठाई बांट दो। तो उस तरीके का सिचुएशन से अगर हमें निकलना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि किसी भी एंट्री के लिए आप मर्ज कर दीजिए आपके आउटपुट्स को, आप नॉर्मलाइज कीजिए। दैट इज़ व्हाट इज़ इवन बीइंग डन फॉर स्यूएट एग्ज़ाम।
सोशियोलॉजी का पेपर अगर 2 दिन है, दोनों को मर्ज करके उसका परसेंटाइल निकाल रहा है, तो यही चीज़ आप बोर्ड एग्ज़ाम से क्यों नहीं कर सकते? एक और बात है, दिल्ली जैसे शहर में एक मतलब बेस्ट पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है स्टूडेंट, उससे आप कम्पीट करवा रहे हो। सीकर में या हरियाणा में एक बच्ची पढ़ रही है जिसके स्कूल में बेंच भी नहीं है। दैट कॉम्पिटिशन इटसेल्फ इज़ नॉट फेयर। फार्सिकल। तो जैसे एक चीज़ हमेशा हमें बताई जाती है कि देखो, हमने गूगल नहीं बनाया, माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया, ठीक है, पर सीईओ देखो कौन है। ये सब कंपनीज के सब सीईओ इंडियन है। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो अब इंडिया से निकल के चाहे सुंदर पिचाई हो गए, कोई भी वहाँ पे जाके सीईओ बने, वो एजुकेशन सिस्टम अगर समझो टूट रहा है। नहीं, वो एजुकेशन सिस्टम को एक नंबर ही दे देते हैं, बिकॉज़ सबको नंबर ही देना है। तो अगर उसको 50 नंबर हम दें, तो आज के कितने में से? 100 में से समझे उनको 50 दे दें, तो आज के एजुकेशन सिस्टम को आप कितने देंगे? जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम टूट रहा है, जिस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ना क्या चीज़ है और उसका कंसंट्रेशन और वो क्या पढ़ रहा है, दोनों चीज़, वो कैसे पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, मेरे ख्याल से हम नेगेटिव में चले जाएंगे कुछ सालों में। स्पेशली ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस, ये बात सही है कि आज का मैं स्पेशली बात कर रही हूँ कि हम हिस्ट्री कैसे लिखेंगे और क्या पढ़ाएंगे उस पर कब्जा करना चाहते हैं। स्टूडेंट जो है, अगर आप ग्लोबल सिटीज़न पैदा करना चाहते हैं, हाँ, अपने क्लैन के लिए करना चाहते हैं, आरएसएस बीजेपी का प्रवक्ता बनाना चाहते हैं, सही है, उसमें वो बन हो जाएगा। अगर वो ग्लोबल सिटीज़न होना है, तो अगर उसके पास वो टूल्स ही नहीं है जिससे वो किसी भी चीज़ को सोचे, समझे, आर्टिकुलेट करे, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, तब वो आगे नहीं बढ़ सकता। एक और बार आजकल अटैक होता है कि इंडस्ट्री से आप मिला दो एजुकेशन को, ये भी गलत है। जो आपने सारे लोग बोले, वो जिस समय के हमारे साथी हैं, यूनिवर्सिटी का क्या काम है? यूनिवर्सिटी का काम है एक ऐसे सिटीज़न को पैदा करना जो क्रिटिकल थिंकिंग हो, एबिलिटी हो, जो कॉग्निटिव उसका स्किल्स बेहतर हो और उसके अंदर डेक्सटेरिटी हो। किसी एक इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करके वहाँ कोलैप्स हो गया तो वो बंदे की ट्रेनिंग गई। अभी आपने जनरेट किया, हर 2 साल बाद एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है या एक नया आइडिया आता है। आप ऐसा बंदा क्रिएट करना चाहते हो, सिटीज़न क्रिएट करना चाहते हो जो अपना रास्ता ढूंढेगा। कोविड ने हमें दिखा दिया कि मार्केट विल नॉट रिमेन द सेम। So we cannot create for the market. We need to create citizens who will then be able to create Like adapt to everything. or adapt and create both. Without pure science and humanities, you cannot also create. तभी तो आप सिर्फ असेंबली लाइन में हो, आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, आप सिर्फ पेच लगा रहे हो। असेंबल इन इंडिया, मेक इन इंडिया नहीं है। एब्सोल्युटली, ना तो रिसर्च मतलब इनपुट दिए बगैर होगा और आपको पर्पस सोचना पड़ेगा। तो जो ह्यूमैनिटी सोशल साइंस पे अटैक है, स्पेशली इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये वो ठीक है, मतलब थोड़ा एक बैलेंस बगैर बनाएं। और अगर आप इसको टीचर्स पे छोड़ो ना, द बेस्ट ऑफ द टीचर्स, द बेस्ट ऑफ द पीपल हु वर मेकिंग सिलेबस फॉर देयर ओन यूनिवर्सिटीज़, हर यूनिवर्सिटी में आने वाला स्टूडेंट अलग, उसका टारगेट स्टूडेंट अलग, उसका फ्लेवर अलग, उसकी स्पेशलिटी अलग, स्टूडेंट अपने हिसाब से चूज़ कर रहा था। चॉइस सिर्फ नाम में रह गई, टीचर के पास भी चॉइस नहीं है। जिस तरीके की प्रमोशन स्कीम है, 2010 से एक ऐसी प्रमोशन स्कीम आई जिसने हमारे सारे कामों को पॉइंट्स में डाल दिया। खूब लड़ाई हुई 10 साल, तो अब एक प्रमोशन स्कीम बेहतर आई जिसकी वजह से 10 साल बाद प्रमोशन हो पाए। अब फिर जो सरकार यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन लाई है, उसमें वो सारे टीचर से वो काम चाहती है करे जिसका स्टूडेंट और पढ़ाने लिखाने से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे अपने लिए प्रोजेक्ट लाना है, कितनी फंडिंग लाई, कितना स्टार्टअप किया, मेरा टीचर क्लासरूम परफॉर्मेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है। आप टीचर को चॉइस नहीं दे रहे कि वो किस तरीके से इवॉल्व हो सकता है। और एक्चुअली चॉइसेस डू नॉट एग्जिस्ट, द रियल चॉइसेस आर मिसिंग। चॉइस नाउ रिमेन्स लाइक अ स्लोगन इन द वर्ड्स। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एक चीज़ है कि पॉलिटिक्स है ही नहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो कैसे इम्पैक्ट करती है एक स्टूडेंट को? आई थिंक उसका एक होलिस्टिक ग्रोथ ही नहीं हो पाता। और अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि प्राइवेट एक पर्टिकुलर क्लास को एड्रेस करे आज के दिन में। स्कॉलरशिप्स वो दे रही है टू इंटीग्रेट अदर क्लास, वो है नहीं, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है। तो एक पर्टिकुलर क्लास है। पब्लिक अगर हम देखें तो वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत वाइब्रेंट है। फ़ी का हाइक होना एक पॉलिटिकल इशू है। एजुकेशन इटसेल्फ इज़ अ पॉलिटिकल इशू।
जो ये बोलता है कि हम एपॉलिटिकल हैं या एपॉलिटिक्स, कोई एपॉलिटिकल बात है नहीं। एपॉलिटिक्स मीन्स मुझे जहाँ अच्छा लगेगा मैं वहाँ खड़ा हूँगा, अपनी मर्जी से सोच के खड़े होंगे। तो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में एक बड़ा इतिहास है, और स्पेशली जब से रिजर्वेशन आया है तब से महिलाओं का, दलित, आदिवासी, ओबीसी का एक, आप देखोगे कि एक बहुत वाइब्रेंसी हो गई है। और मैं एग्जांपल के तौर पे कहना चाहती हूँ कि पिछला जब पे रिविज़न आया और MHRD ने बोला कि हम 30-70 फॉर्मूला करेंगे, 70% हम देंगे, 30% आप जनरेट करो। तो डूटा उस समय वॉज लेड बाय डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट। हम लोगों ने क्लासरूम्स में जा के 15,000 बच्चे और टीचर्स सड़कों पे उतराए, स्टूडेंट्स। और जब स्टूडेंट्स के प्ले कार्ड्स अगर आप देखेंगे तो वो जनता थी जो ये समझती है कि अगर ये एजुकेशन मेरे हाथ से निकल गया तो मेरा मतलब ही ख़त्म, तब मुझे वापस गांव जाना चाहिए या मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए, फिर मैं एजुकेशन नहीं ले पाऊंगा। तो महिला स्टूडेंट्स का नंबर, दलित, आदिवासी, ओबीसी का नंबर, एक भयंकर नंबर उस रैली में आया और तुरंत सरकार को उसको विड्रॉ करना पड़ा। तो ये फ़र्क है। जिस तरीके से JNU पे 2016 में जो अटैक हुआ था, उससे पहले क्या हो रहा था ये देखना ज़रूरी है। 2015 में एक बहुत अच्छा सस्टेन मूवमेंट चल रहा था, नॉन नेट फेलोशिप को हटाया गया था और JNU के स्टूडेंट्स उसी को प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद 2016 में जो हुआ, रोहित वेमुला हैड टू, इट वाज एन इंस्टीट्यूशनल मर्डर। उसके रिस्पांस में जो तमाम स्टूडेंट पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में खड़े हुए, या आज तेलंगाना में हैदराबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट खड़ा हो रहा है, मुझे लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं उसके पब्लिक नेचर होने का ये है कि वो सचमुच देश को रिप्रेजेंट करता है, और वो देश की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है, वो देश की घबराहट को भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर ये छूट गया तो हमारा क्या होगा। तो इसलिए जो यूथ है, अब वो कैसे सैनिटाइज हो रहा है वो अलग सिचुएशन है। जिस तरीके से लगातार, ये पहली सरकार है जिसने मोदी सरकार जिसने ABVP अपने स्टूडेंट विंग का इस्तेमाल कर के जिस तरीके से अटैक किया है सेमिनार्स पे, इस पे, उस पे, या जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन का कैप्चर हुआ और वहाँ पे कैंपस कॉलेजेस में हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ने गाय खड़ी कर दी, इस तरीके का जो हो रहा है, उसके बावजूद देयर इज़ एन इनफ रिएक्शन, एंड आई थिंक दैट रिएक्शन विल कंटिन्यू टिल हमारे पास ऐसे बच्चे आते रहेंगे जिनको समझ है कि, या स्टूडेंट आते रहेंगे जिनको ये समझ है कि ये गया तो कुछ नहीं। तो इसीलिए वो एक तरीके से एक बहुत ही वाइब्रेंट स्पेसेस हैं, एज अपोज टू प्राइवेट, जहाँ पर टॉक तो होगा जेंडर स्टडीज़ पे, जहाँ पे यूनियनिज्म पढ़ाया जाएगा, कोर्स वर्क हो सकता है, उनके पास फ्रीडम है आज के दिन में, एज अपोज टू अस कि वो क्या कोर्स वर्क पढ़ाएं, पर वो सड़क पे उतर आए, वहाँ क्लैप डाउन, आई थिंक दे फियर, सेल्फ सेंसरशिप ही है, होगा ही नहीं, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। Nope.